जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होता है उसमें दो तरह के स्टडी होते हैं, वेरिएबल गेज आरएनआर स्टडी और एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस। यानी कि दोनों जो स्टडी है ये टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर में डिपेंड करते हैं। अगर आपका डेटा वेरिएबल है तो आप वेरिएबल गेज आरएनआर करेंगे, अगर आपका डेटा एट्रीब्यूट में है तो आप एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस करेंगे। और वेरिएबल गेज आरएनआर करने के दौरान में हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसमें हमारा जो डिसीजन होता है उसमें टिपिकली एनडीसी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो इस प्रोग्राम हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों एनडीसी में आगे बढ़ने से पहले हमको मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को थोड़ा सा हमको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंकेजेस जो है एनडीसी के साथ उसको समझना जरूरी है। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में वेरिएशन होता ही है ना। वेरिएशन इज इनहेरेंट इन नेचर, तो मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएशन होगा। अब मेजरमेंट सिस्टम में अगर वेरिएशन होगा तो क्या ये मेरे प्रोसेस के वेरिएशन कैप्चर कर पाएगा? तो इसके लिए भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होनी चाहिए। यानी कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो है जो कि डिसाइड करता है कि मेरा प्रोसेस में वेरिएशन है कि नहीं है। अगर उसमें ही अपने आप में ज्यादा वेरिएशन होगा और प्रोसेस का वेरिएशन मेरा कम होगा तो क्या होगा? ये जो खराब मेजरमेंट सिस्टम है ये मेरे अच्छे प्रोसेस के वेरिएशन को बताया क्या ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको एमएससी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है और एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम में जो वेरिएशन है ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। और एक्सेप्टेबल रेंज क्या होता है हमने ऑलरेडी एमएससी प्रोग्राम स्टडी किया हुआ है। लेस देन 10% अगर गेज आरएनआर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होता है जिसको हमको देखने की जरूरत पड़ती है। उसमें से एनडीसी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दोस्तों मेरे मेजरमेंट सिस्टम के वेरिएशन को हम टिपिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्टेनिंग टू एक्यूरेसी, दूसरा होता है स्टेबिलिटी, थर्ड होता है प्रिसीजन। तो मेरा एक्यूरेसी वाला जो वेरिएशन है दोस्तों इसमें बायस और लिनियरिटी स्टडी होती है। यानी कि टिपिकली जो हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन वगैरह करते हैं, मेरा एक्यूरेसी वाला जो वेरिएशन है दोस्तों इसमें बायस और लिनियरिटी स्टडी होती है। यानी कि टिपिकली जो हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन वगैरह करते हैं उसमें हमारा बायस और लिनियरिटी स्टडी होती है जो कि मेरे इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी को बढ़ाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रिसीजन हो गया इसमें हमारा रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दो एलिमेंट आते हैं, दो स्टडी होती है। और इसके लिए हम टिपिकली क्या करते हैं गेज आरएनआर स्टडी करते हैं इसमें कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैप्चर हो जाता है। स्टेबिलिटी की जब मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिकली बात करता है क्या मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो है ये ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या इसमें कुछ वेरिएशन है, क्या ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉज ही चल रहा है जो कि बढ़िया है, या कोई स्पेशल कॉज का प्रेजेंस भी है। अगर स्पेशल कॉज का प्रेजेंस है तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, एक्शन लेना और उसको एलिमिनेट करना। तो दोस्तों ये मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन हो गया है ना। और मेरा जो डिसीजन होता है अगर वेरिएबल गेज आरएनआर स्टडी की अगर बात करूं तो उसमें एक आता है परसेंटेज गेज आरएनआर, दूसरा होता है एनडीसी। अब आते हैं दोस्तों हमारे एनडीसी में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज की तो जैसा कि नाम बता रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज यानी कितने अलग अलग कैटेगरीज हैं। अभी कैटेगरीज क्या है दोस्तों? मेरा जो मेजरमेंट सिस्टम होता है हमें ये देखना है कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है जो कि ऑब्जर्वेशंस को, रीडिंग को अलग अलग कैटेगरीज में बांट पा रहा है। क्या ये प्रोसेस के वेरिएशन को पकड़ पा रहा है? और जितने ज्यादा कैटेगरी में बांटेगा उतने मतलब डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। अब इसका लिंकेज जो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर बहुत पड़ता है। यानी कि सीधा सीधा रिलेशनशिप आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से है। अगर आपका लीस्ट काउंट बेटर होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रूल ऑफ थंब इंडस्ट्री में चलता है आपका प्रोसेस का जो वेरिएशन है या आपका जो स्पेसिफिकेशन का लिमिट होता है, टॉलरेंस होता है, उसका कम से कम 1/10 होना चाहिए। यानी कि अगर आपका स्पेसिफिकेशन में टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस 0.5 हो गया मतलब कितना हो गया 1 mm का टॉलरेंस हो गया, तो प्लस माइनस 0.5 1 mm हो गया। यानी कि उसका 1/10 का आपका कम से कम लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट होना ही चाहिए, तभी जाके वो सही तरीके से वेरिएशन को पकड़ पाएगा। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एनडीसी को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों एग्जांपल होगा कि मेरे घर में एक वेइंग स्केल है और जो वेइंग स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट है ये 5 ग्राम का है। यानी कि 5 ग्राम से नीचे का वेरिएशन को ये पकड़ ही नहीं पाएगा। अब मेरे घर में 3 आटे की बोरियां रखी हुई है। अब आटे के बोरिये का जो एक्चुअल वेट है अगर मैं 1 ग्राम के लीस्ट काउंट के वेइंग स्केल से चेक करूं तो आता है 1.010 केजी पहला वाला, दूसरा वाला जो है 1.007 केजी का है और थर्ड जो है 1.011 केजी का है। अब इस केस में अगर देखें तो डेसिमल में थर्ड डिजिट तक जा रहा है, जबकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ 5 ग्राम का ही
वेरिएशन को पकड़ पाएगा तो उसका लीस्ट काउंट 5 ग्राम का है। यानी कि ये क्या करेगा वेइंग स्केल, इन तीनों बोरियों को एक ही कैटेगरी में डाल देगा। यानी कि इसके लिए ये तीनों बोरियां बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है। एक्चुअल में डिफरेंस तब होता जब इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 ग्राम का होता और ये तीनों को सही तरीके से पकड़ पाता। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सीधा सीधा इसका लीस्ट काउंट का रिलेशनशिप इसके कैटेगरी से पड़ रहा है ना। यानी कि अगर मैं इसको रिप्लेस करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आऊं, दूसरा वेइंग स्केल ले आऊं जिसका कि लीस्ट काउंट 1 ग्राम का हो, तो ये इन तीनों को पकड़ेगा और इन तीनों को 3 कैटेगरी में डाल देगा। यानी कि इन तीनों में अलग अलग वेट है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की स्टडी की, तो टिपिकली हमारा जो स्टडी होता है आज के टाइम में, हम काफी सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से मिनीटैब जो है काफी कॉमन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे क्वालिटी हब इंडिया के हम मॉड्यूल्स में हम मिनीटैब का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एप्लीकेबल होता है मिनीटैब के हमने एक्सरसाइजेस और केस स्टडीज हमने रखा हुआ है। तो अगर आप वेरिएबल गेज आर्गन स्टडी अगर आप मिनीटैब में कर रहे हैं तो आपको टिपिकली इस तरह का आउटकम नजर आएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टडी वेरिएंस है, परसेंटेज स्टडी वेरिएंस है और परसेंटेज टॉलरेंस है। और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी दी गई, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। टिपिकली 5 से ज्यादा जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो है अच्छा माना जाता है। कुछ जगह में 4.5 भी ले लेते हैं, तो आप 5 मान के चलिए तो बढ़िया है। 5 से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और 5 से जितना नीचे चला जाएगा उतना खराब होता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन है आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप उसके वेरिएशन को कैप्चर कर पाए, प्रोसेस के वेरिएशन को कैप्चर कर पाए। अब दोस्तों इंडस्ट्री में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और गेज आरएनआर का जो परसेंटेज होता है, इसके रिलेशनशिप के लिए काफी सारे टेबल वगैरह अवेलेबल है। थोड़ी देर में आपको हम वो टेबल भी दिखा देंगे कैसे दोनों का रिलेशनशिप होता है। आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि AIAG यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो टिपिकली दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में AIG का जो मैनुअल है 542 काफी चलता है, और इनफैक्ट दूसरे इंडस्ट्री में भी AIG के मैनुअल काफी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाता है। तो MSA का जो मैनुअल है उसके हिसाब से अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के लिए क्या मीनिंग निकलता है। तो दोस्तों अगर आपका NDC लेस देन 2 आ रहा है तो ये बहुत ही खराब है, यानी कि ये आपके प्रोसेस के वेरिएशन को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहा है। मेजरमेंट सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है और ये प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज 2 है, यानी कि आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी में आपका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, गुड या बैड, हाई या लो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये इसको फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। अगर आपका NDC जो है 3 है, इसका मतलब आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है आपके ऑब्जर्वेशंस को, प्रोसेस के ऑब्जर्वेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर पाएगा। कैसे कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि हाई, मीडियम और लो, इस तरह से 3 कैटेगरी में बांट सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपका NDC जो है 5 या 5 से अगर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस के वेरिएशन को कम से कम 5 कैटेगरी में बांट पा रहा है। 5 से जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसको आप हिस्टोग्राम से आप रिलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम में जो बार होता है टेक्निकली हम उसे बिन कहते हैं, जितना ज्यादा बिन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आपने हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने 100-200 आपने ऑब्जर्वेशंस ले लिए, रीडिंग ले लिए। अब आपने जो हिस्टोग्राम बनाया है उस हिस्टोग्राम में सिर्फ 2 बार बने हैं, यानी कि क्या बता रहा है, हिस्टोग्राम जो है ये प्रोसेस के वेरिएशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। सिर्फ 2 बार में वैल्यू को डाल दिया गया, यानी कि उसका जो रेंजेस है काफी खराब है। तो आपको मल्टी बिन में जाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बिन रहेगा उतने आप प्रोसेस के वेरिएशन को समझ पाएंगे कि किस किस कैटेगरी में कितने ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या मेरे प्रोसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि आपको एक्शन लेने में, एनालिसिस करने में हेल्प मिले। तो दोस्तों NDC जो है उसी तरह काम करता है। जितना ज्यादा आपका हिस्टोग्राम का बार रहेगा NDC आपका उतना ज्यादा रहेगा। यानी कि NDC जो है ये बताता है कि आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है उसमें, यानी आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है ये प्रोसेस के वेरिएशन कितने कैटेगरी में बांट पा रहा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और NDC का फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, वो है 1.41 मल्टीप्लाइड बाय पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाय गेज आरएनआर। दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1.41 मतलब हो गया स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट बच रहे हैं, पार्ट वेरिएशन और गेज आरएनआर। यानी कि NDC को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारा टारगेट है,
तो हम जानते हैं जितना एनडीसी ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, तो पार्ट का वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए, उसके वेरिएशन मैं कैप्चर कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पार्ट है और पार्ट का जो टॉलरेंस है, सपोज एक ओडी है 50 का है प्लस माइनस 0.5 का है, यानी कि 1 mm का हो गया। अब 1 mm का टॉलरेंस के लिए आपको जो वर्नियर कैलिपर लेना है कम से कम उसका 1/10 होना चाहिए, यानी कि 1 mm यानी कि 1000 माइक्रोन हो गया, तो कम से कम आपका 100 माइक्रोन का लिस्ट काउंट का आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर होना चाहिए, ताकि उस ओडी को चेक कर पाए, या माइक्रोमीटर या दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट डालना चाहते हैं वो। तो दोस्तों इसमें एनडीसी कैसे इंपैक्ट कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल प्लस माइनस 1 mm का अगर आपका टॉलरेंस दिया हुआ है और आप 1 mm के लिस्ट काउंट वाले स्केल से आप ओडी को चेक करेंगे, तो सारे पार्ट जो हैं वो एक ही नजर आएगा और सभी को एक कैटेगरी में डाल देगा, यानी कि यहाँ पर एनडीसी क्या आ जाएगा, एनडीसी 1 आएगा। यानी कि इवन दो आपका पार्ट का अलग अलग पार्ट का जो ओडी है उसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो है क्योंकि उसका लिस्ट काउंट 1 mm का है वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। अगर मैं उसका 1/10 में चला जाऊं और मैं 100 माइक्रोन का इंस्ट्रूमेंट ले लूं, 100 माइक्रोन के लिस्ट काउंट का, तो अब ये क्या करेगा, वो पार्ट को ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड कर पाएगा, वेरिएशन को पकड़ेगा। और मैं अगर 100 माइक्रोन की जगह में 10 माइक्रोन का लिस्ट काउंट में आ जाऊंगा तो फर्दर ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, यानी कि वो जितना हम लिस्ट काउंट को इंप्रूव करेंगे उतने ज्यादा प्रोसेस के वेरिएशन को, पार्ट के वेरिएशन को कैप्चर करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाय गेज आर, तो पार्ट वेरिएशन को बढ़ाने के लिए यानी कि हम लिस्ट काउंट को जितना इंप्रूव करेंगे उतना वो वेरिएशन को कैप्चर करेगा। तो सीधा सीधा रिलेशनशिप एनडीसी का लिस्ट काउंट के साथ में आता है। तो दोस्तों इसमें लिस्ट काउंट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है कि जब आप एमएसए का स्टडी करें तो एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फुल स्पेक्ट्रम को कवर करना है, यानी कि जो भी प्रोसेस में वेरिएशंस आ रहे हैं उन वेरिएशन वाले पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया 50 प्लस माइनस 0.5, तो आपको लोवेस्ट रेंज वाले कुछ पार्ट लेने हैं, मीडियम वाले कुछ लेने हैं पार्ट, और अपर साइड के लिमिट वाले कुछ पार्ट्स को लेने हैं। यानी कि आपके जो पार्ट आप स्टडी में लेंगे, जनरली जो 10 पार्ट लेते हैं उसमें काफी हाई वेरिएशन होना चाहिए, तभी आपका स्टडी भी बेटर होगा। अगर पार्ट में ही वेरिएशन नहीं होगा तो आपका स्टडी भी गड़बड़ होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आपका एनडीसी लो आए तो क्या करना है, तो दोस्तों इस पर हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कशन कर लिया है। अगर आपका एनडीसी जो कि रिक्वायरमेंट होती है 5 या 5 से ऊपर होनी चाहिए, 10-15 जो भी आए बढ़िया है। अगर 5 से नीचे अगर आ रही है तो आपको देखना है कि आपका जो स्टडी के लिए जो पार्ट वेरिएशन आपने लिया हुआ है, पार्ट में वेरिएशन है कि नहीं है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फुल स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आप ले लीजिए, कुछ लोअर साइड वाले ले लीजिए, अपर साइड वाले ले लीजिए, कुछ मीडियम रेंज वाले जो पार्ट्स हैं उसको ले लीजिए। और दूसरा आप काम कर सकते हैं कि आपका जो मेजरमेंट सिस्टम जो है, टूल है या जो इंस्ट्रूमेंट है या गेज है, उसका प्रेसिजन को बढ़ा दीजिए, उसका लिस्ट काउंट को आप बेटर कर लीजिए, ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा वेरिएशन। अब जाने दोस्तों कि हमारा रिजेक्शन लिमिट क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के लिए, तो दोस्तों इस पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। जनरल इंडस्ट्री में 5 एंड अबव जो होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया माना है, 4.5 तक भी चल जाएगा, कुछ जगह आपको 4.5 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 4.5 से अगर नीचे आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट मत कर लीजिए, उन सारे एनडीसी वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना है। आइए दोस्तों अब हमारे गेज आर परसेंटेज और एनडीसी के रिलेशनशिप को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम है, परसेंटेज गेज आर जो है पहले कॉलम में है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं। तो टिपिकली आपका जो परसेंटेज गेज आर जो है अगर 1 आ रहा है जो कि बहुत बढ़िया, हम जानते हैं कि परसेंटेज गेज आर जितना कम हो उतना अच्छा है, तो लेस देन 10 जो होता है बढ़िया होता है, 10 से ऊपर गया तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। 10 से लेकर 30 तक कंडीशनली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 30 के ऊपर में रेड चलाता है ना, और 10 से लेकर 30 तक हम इसको येलो पकड़ सकते हैं। 10 से जितना नीचे रहे उतना बढ़िया है परसेंटेज गेज आर। तो अगर गेज आर जो आपका 1 है तो एनडीसी जो एक्सपेक्टेड रहती है ये 141.414, जिसे कि हम राउंड ऑफ करके हम 141 बोल सकते हैं। और अगर गेज आर आपका 5 आया हुआ है तो एनडीसी राउंड ऑफ करके 28 हो जाएगा। 10 जीआरआर के लिए जो एनडीसी राउंड ऑफ करके आ रहा है 14 है। इस तरह से देख सकते हैं अलग अलग रेंजेस के लिए गेज आर का अलग अलग एनडीसी वैल्यू है। अगर आपका गेज आर 34 आया जो कि बहुत खराब है, तो आपका एनडीसी जो है ये भी 3 हो जाएगा जो कि खराब हो जाएगा।
तो 10 जो है दोस्तों ये बढ़िया है गेज आरएनआर। 10 अगर आ रहा है तो एनडीसी भी आपका 14 के करीब में आएगा, जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा। आइए दोस्तों आप रिलेशनशिप देखते हैं गेज आरएनआर और एनडीसी का, और दोनों का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और आप इसको जब आप प्रैक्टिस करें तो आप चीजों को विजुअलाइज भी कर पाए आसानी से। तो दोस्तों हमारा गेज आरएनआर का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है अप टू 10 एक्सेप्टेबल होता है, ग्रीन जोन होता है। 10 से अबव अगर चला गया और अप टू 30 जो हमारा येलो बैंड होता है, कंडीशनली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। काफी सारे कंडीशंस हैं जिसको कि हमने हमारे एमएसए के मॉड्यूल में इलाबोरेट किया हुआ है। और अगर 30 से ऊपर चला गया तो रेड बैंड है, यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उसी तरीके से अगर एनडीसी की बात करें तो एनडीसी आपका 5 एंड अबव जो है ये आपका ग्रीन बैंड होता है, यानी कि 5, 5.5, 6.9 जितना भी आ जाए है ना, उसे कॉरस्पॉन्डिंग गेज आरएनआर यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्रीन बैंड होता है। अगर 4.5 से लेकर 2.4 तक हो, ये हो सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन हम रिकमेंड जनरली नहीं करते हैं। इसको भी आपको रिजेक्ट करना चाहिए, कंडीशनल एक्सेप्ट हो सकता है। और अगर 1.98 या 2 से अगर नीचे आ गया तो बहुत ही खराब, इसको रिजेक्ट करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनडीसी और इसके रिलेवेंट एट्रीब्यूट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, किसी भी इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, और बिना डेटा के हम कोई एनालिसिस और इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो लेटेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जो कि 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बेस पर बनाया गया है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये भी बात करता है कि आपका जो डिसीजन है वो एविडेंस या डेटा के बेस पर होना चाहिए। तो डेटा कलेक्शन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी डेटा जब हम कलेक्शन करेंगे किसी भी प्रोसेस से, उसके लिए कोई लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना, काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग मशीनों में, अलग अलग प्रोसेस से कलेक्ट करते हैं। तो क्या सारे जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग सेम है, वो सेम तरीके से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए दोस्तों ये ऑपरेशनल डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है ये बेसिकली इंश्योर करता है हमें कि हम किसी भी डेटा का या किसी भी मेजरमेंट को सही तरीके से कैसे लें, और उसके लिए जो क्लियर और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस होता है हम वो ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिखते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन से हमको हेल्प मिलता है कि सारे लोग जो भी इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन में, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम है, सब एक ही तरीके से डेटा कलेक्शन करेंगे, और उनके डेटा में अंडरस्टैंडिंग के वजह से कोई वेरिएशन ना आए। प्रोसेस का इंपैक्ट तो हो सकता है, लेकिन उनके अंडरस्टैंडिंग की वजह से डेटा कैप्चरिंग करने में वेरिएशन ना आए। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस को बनाने के लिए किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, आप इन 3 चीजों का ख्याल रखिए ताकि आपके ऑपरेशनल डेफिनेशन क्लियर और प्रिसाइज बने। तो दोस्तों पहला स्टेप इसमें यह हो जाएगा कि आप जिस भी प्रोसेस का डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं, एक छोटा सा टीम फॉर्मेशन कर लीजिए रिलेवेंट लोगों का, यानी कि क्रॉस फंक्शन टीम एक फॉर्मेशन कर लीजिए, और उस टीम के साथ में आप पहले डिस्कशन कर लीजिए कि कौन सा डेटा मुझे कलेक्शन करना है जिसके लिए मुझे ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा दोस्तों, अब आप टीम में ये डिस्कशन करें कि जो लोग डाटा कलेक्शन करेंगे उनके लिए प्रिसाइजली क्या क्या स्टेप रहेगा डाटा कलेक्शन करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, वो जो मेजरमेंट करेंगे वो कब स्टार्ट करें और कब वो एंड करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो मशीन पे चेंज ओवर टाइम का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने काफी बार देखा है कि एसएमईडी के प्रोजेक्ट में, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस के प्रोजेक्ट में, जो डाई का चेंज ओवर टाइम होता है या फिक्सर का चेंज ओवर जो टाइम होता है, ये काफी लोग गलत तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि टाइम जो है कहां पर शुरुआत करना है कहां पर एंड करना है इसकी क्लैरिटी नहीं होती है। तो यहां पर सेकेंड स्टेप में हमारा बताने का मतलब है कि टाइम की शुरुआत कहां होगी और कहां खत्म होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज ओवर में मेरा लास्ट गुड पार्ट से लेके नेक्स्ट गुड पार्ट तक होता है, यानी कि जब आपका लास्ट गुड पार्ट बना, कंप्लीट हुआ, वहां पर आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, फिर से डाई अनलोडिंग हो गया, नया डाई लोडिंग हो गया, और नया डाई लोडिंग होने के बाद में ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चलने के बाद में जब फर्स्ट पार्ट ओके हो गया,
तब तक आपका सेटअप चल रहा है ना। आप स्टॉप वॉच को बंद करेंगे तो मेरा ये जो हो गया चेंज ओवर का टाइम हो गया। या अगर आप बैंक में कोई डाटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन का टाइम है, फॉर एग्जांपल चेक क्लियरेंस करने का जो टाइम है, तो वो टाइम कहां पर स्टार्ट होगा, कहां पर एंड होगा। अगर आप प्रोडक्शन करने का टाइम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कहां से स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है, इसका डेफिनेशन यानी कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम आपको क्लियरली डिफाइन करना है। या एक और आपको अगर टेक्निकल एग्जांपल दे दूं, अगर एक राउंड पार्ट है जहां पर कि आपको ओडी मेजर करना है और वो जो ओडी है वो काफी सारे पॉइंट में चेक किया जा सकता है, तो किस पॉइंट में चेक करना है इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, क्या उस ओडी को वर्नियर कैलिपर से चेक करना है या आपको माइक्रोमीटर से चेक करना है। माइक्रोमीटर से चेक करना है तो किस तरह के माइक्रोमीटर से चेक करना है, ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए। कुछ और आपको अगर एग्जांपल दूं दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट में आपको अगर स्क्रैच चेक करना है तो स्क्रैच हम किसे कहेंगे, कितना स्कोरिंग मार्क, कितना मार्क्स होने से आप उसको स्क्रैच में कंसीडर करेंगे, है ना। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई ट्रांजैक्शनल प्रोसेस का जिसमें कि मिसस्पेलिंग जो है या एरर अगर आप ले रहे हैं एक डिफेक्ट के तौर पे, तो एरर किसे कहेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक कहेंगे या हैंडराइटिंग खराब होगी उसे कहेंगे या किसको आप एरर कहेंगे, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इसमें क्लैरिटी होगी तो डेटा जो रिकॉर्डर है वो इस क्लैरिटी को समझते हुए अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि ये जो है डिफेक्ट है या डिफेक्ट नहीं है, या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं किस तरीके से करूं। और दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा आपके लिए, आपने डिफाइन कर लिया टीम के साथ में, अब इसका ट्रायल करना है। यानी कि एस्टैब्लिश करने से पहले ऑपरेशनल डेफिनेशन को सॉफ्ट फ्लोर में या ऑपरेशन में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आपको ट्रायल करना है। तो दोस्तों ट्रायल करने के लिए सबसे पहले अपने ग्रुप में ही जो आपने फॉर्म किया है उसी के अंदर में ट्रायल कर लें। फॉर एग्जांपल अगर पार्ट का ओडी चेक करना है तो आपने अभी जो डेफिनेशन बनाया है क्या पूरी की पूरी टीम जो है उसी तरीके से मेजरमेंट कर रही है, क्या उनके डेटा में वेरिएशन आ रहा है। एक बार आपने एस्टैब्लिश कर लिया टीम की अंडरस्टैंडिंग सही है, फिर आप इसको एक्चुअल सिनेरियो में एक पायलटिंग कर लें या ट्रायल कर लीजिए। यानी कि जो लोग एक्चुअली इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को रीड करने के बाद में इंप्लीमेंट करने वाले हैं सॉफ्ट फ्लोर में या ऑपरेशन में कहीं पर भी, आप उनके पास में लेके जाइए, 2 4 5 लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और उनको बोलिए इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को पढ़ के वो मेजरमेंट करें या डेटा कलेक्शन करें। तो जब डेटा कलेक्शन करें तो आप उनके डेटा में देखिए कोई वेरिएशन तो नहीं है, क्या सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम ही है, डेटा को कैप्चर करने का तरीका सबका सेम ही है। अगर आपको वेरिएशन नजर नहीं आती है, सबकी अंडरस्टैंडिंग आपको सेम नजर आती है, इसका मतलब आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन सही है। और आइए दोस्तों अब अंत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। दोस्तों काफी बार हमको काफी सारे ऑपरेशनल डेफिनेशन में कुछ पिक्टोरियल डेटा वगैरह कैप्चर करना होता है, यानी कुछ पिक्चर वगैरह भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। काफी सारे तरह के हमारे डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था स्क्रैच के लिए। तो हो सकता है कि स्क्रैच या रस्ट या डेंट या बर या जो भी है अगर आपको डिफाइन करना है तो आप उसको पिक्टोरियली भी आप कलर पिक्चर में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या अपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये जो है ये ओके है या गुड पार्ट है, ये जो है नॉट ओके है, या इतना होने से सही है, इतना होने से खराब है। आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है दोस्तों, आप ऑपरेशनल डेफिनेशन में पिक्चर का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ आप उसके लिमिट सैंपल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस होता है दोस्तों कि आप ऑपरेशनल डेफिनेशन में जितना क्लैरिटी ला सके क्लैरिटी लाइए, उसमें पिक्चर का भी इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ जहां पर आपको जरूरत पड़ती है कुछ सैंपल डेवलप करने की, आप सैंपल भी डेवलप कर सकते हैं जिसमें कि गुड पार्ट कौन से हैं, बैड पार्ट कौन से हैं, कहां तक चलेगा कहां पर नहीं चलेगा, आप उसको डिफाइन कर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको डेवलप करना है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। किसी भी तरह क्वेरी होने पर दोस्तों आप हमारे मेल आईडी पे या हमारे फोन नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम आपके हर एक क्वेरी